30 प्लांट्स आपको क्या मिलते हैं टॉल, और 10 प्लांट्स क्या मिलते हैं आपको ड्वार्फ। तो ये कैसा रेशो हो जाता है आपका एक्सपेक्टेड। लेकिन ऐसा फील्ड पे क्या हुआ, 35 आपको क्या मिल रहे हैं टॉल मिल रहे हैं, और 5 प्लांट्स आपको क्या मिल रहे हैं ड्वार्फ। तो ये आपका क्या हो गया एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी क्या, जब आप chi-square टेस्ट करोगे। बढ़िया आगे। अब चूंकि एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, तो अब सोचो कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब chi-square का सिग्निफिकेंस ही यही है कि आपको जैसे कोई हाइपोथेसिस, एक तरीके की हाइपोथेसिस है कि कोई जो प्लांट का आप जो रिप्रोडक्शन करा रहे हो प्लांट ब्रीडिंग में, तो आप ये देख रहे हो कि आपने जो फील्ड पे जो प्लांट लगाए वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करते हैं या नहीं, ये आपकी हाइपोथेसिस है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मेंडेलियन रेशियो एंड एक्सपेक्टेड रेशियो। तो आपको ये चीज़ टेस्ट करनी, लेकिन आप हर बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको 30 और 10 मिलेगा क्या प्लांट में, 3:1 मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ डेटा क्या करेगा, उससे वेरी करेगा। फिर उस जो डेटा वेरी कर रहा है उसके बावजूद भी क्या आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो मेंडेलियन रेशियो से मिलता जुलता है या उसको फॉलो करता है या नहीं, ये बताएगा कौन, आपका chi-square टेस्ट। ठीक है, बढ़िया आगे। कैसे निकालेंगे अब, अगर हमको chi-square की वैल्यू कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले क्या बनाओगे, आप एक टेबल बनाओगे जिसको आप क्या बोलते हो, कौन सा टेबल बोलते हो आप लोग इसको, कंटीजेंसी टेबल। ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको आप वहां पर लिखोगे। कैसे लिखोगे, जैसे मेंडेलियन रेशियो है 40 प्लांट्स थे, 40 प्लांट्स आपको दे दिए, तो आप उसमें उसको डिवाइड कैसे कर लिया हमने, 30 और 10, क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या है उसका 3 और 1। तो ये इस तरीके से क्या निकल गई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उससे आपको क्या माइनस करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को उससे माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे chi-square। बढ़िया आगे। बहुत सिंपल टेस्ट है और बहुत इजी है। क्या क्या चाहिए हमको chi-square के लिए, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, डेटा शुड बी क्वालिटेटिव, सैंपल शुड बी रैंडम, preferably observed frequency should not be less than 5। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसके नंबर होगी ये टेस्ट उतना ही अच्छा आपको क्या देगा, रिजल्ट। अब जब हम टेस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो कोई ना कोई हाइपोथेसिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाइपोथेसिस क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप कर रहे हो तो जो भी आपकी सोच है, ठीक है, जैसा आप सोचते हो वो आपकी क्या हो सकती है, हाइपोथेसिस। ठीक है, वही हम अभी जिस एग्जांपल से पढ़े हैं वही आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइपोथेसिस बोली कि जो भी आप प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या वो प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करता है या नहीं, ये आपकी क्या हो गई, हाइपोथेसिस। तो अब इसमें आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करनी, तो आप कैसे लिखोगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन, क्या बताना है आपको, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड मेंडेलियन रेशियो। अब ये आपको उसको प्रूफ करना है कि जो आपका डेटा है वो मेंडेलियन रेशियो को क्या करता है, फॉलो करता है। अब फॉलो करता है, ये क्या हो गया, उसको हमने देयर इज नो डिफरेंस, तो ये किस तरीके का हो गया, इसको बोलेंगे हम नल हाइपोथेसिस, क्योंकि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस आ जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे, अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, H0 से नल हाइपोथेसिस को, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या बोलोगे, H1 से रिप्रेजेंट करोगे। जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, टेबल वैल्यू से मिला लेंगे, उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सी हाइपोथेसिस है जो एक्सेप्ट हुई। क्या डिफरेंस नहीं है मेंडेलियन रेशियो और आपके एक्सपेरिमेंट में, क्या आपके एक्सपेरिमेंट और मेंडेलियन रेशियो में डिफरेंस आया है, तो कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, H। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन से हाइपोथेसिस फ्रेम भी करेंगे, और फ्रेम करने के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के हर जगह पे हाइपोथेसिस क्या होगी, अलग अलग तरीके से बनेगी, हर क्वेश्चन वाइज अलग अलग बनेगी। तो हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और कैसे कंक्लूजन को लिखते हैं। बढ़िया आगे। थोड़ी देर में 15-20 मिनट क्लास में। देखो अब यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में तुम्हारा एक डाउट था कि सर यहाँ पर डेटा कैसा है, क्वालिटेटिव डेटा है। आप बोल, इसको आप क्वालिटेटिव डेटा कैसे बोल सकते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी है तो वो भी क्या है, नंबर्स है। वो क्या वो डेटा किस, वो
फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई आपको यूनिट्स दिख रही है क्या, कि किलोग्राम, मिलीग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर अगर तुमको आशा कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। इन अ ग्रासलैंड द अर्थवर्म पॉपुलेशन वाज सैंपल्ड फ्रॉम द 10 रैंडमली लोकेटेड प्लॉट। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, 10 प्लॉट्स छोटे छोटे आपने डिवाइड करके रखे, 1 बाय 1 मीटर की कंसीडर कर, और वहां पर आप क्या कर रहे हो, अर्थवर्म की पॉपुलेशन को चेक कर, ठीक है। एक खेत है, खेत में आपने कोई भी 10 रेंडमली, जहां पर भी आपको का मन करे, 1 बाय 1 मीटर के क्वाड्रेंट में आपने क्या कर लिया है, प्लेस डिसाइड कर लिया है, और वहां पर आप क्या देख रहे हो, अर्थवर्म की पॉपुलेशन को आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो कि पहले प्लॉट में आपको कितने मिले, 25, दूसरे में 32, तीसरे में 17, 23, 50, 59, 27, 19, 22 और 26, ठीक है। ये हमने उसका टेबल बना लिया, ये प्लॉट और ये उसका टेबल। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बाय 1 स्क्वायर मीटर के हैं, द फॉलोइंग डेटा गिवन the number of earthworm obtained, examine the distribution pattern of earthworm। तो अब हमको इस जो अर्थवर्म्स का पैटर्न पता करना है कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कहीं इसका किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट में स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम का मतलब कहीं से भी आप उठाओ, सबका मीन जो रहेगा सबके लिए क्या रहेगा, उसके पास पास रहेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन आपको देख रहे हो किसी एक प्लॉट में बहुत ज़्यादा अर्थवर्म मिल रहे हैं, कहीं पर दूसरी प्लॉट में तो बहुत कम अर्थवर्म मिल रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसी ना किसी फैक्टर से अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, तो एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अर्थवर्म इन अ ग्रासलैंड, वी कैन यूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट नोन एज chi-square टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट के लिए इस तरीके की डेटा के लिए आप किसका यूज करते हो, chi-square टेस्ट का यूज करते हो। This test is appropriate when you have categorical data and you want to compare the observed distribution with the expected distribution, ठीक है। अब ये डेटा है वो कैटेगरिकल ही डेटा है कि कितनी अर्थवर्म प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कितने किलो अर्थवर्म प्रेजेंट है, बात करें हमारे पास कोई यूनिट है क्या उसका, कोई यूनिट, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा नहीं बोलेंगे, ये कौन सा डेटा हो जाएगा आपका, कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। जब आप एक एग्जांपल फिर से वही जो हम पहले पढ़ रहे थे कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो भी क्या हुआ, टॉल और ड्वार्फ, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। क्वांटिटेटिव हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो कितने सेंटीमीटर लंबा है और कितने सेंटीमीटर छोटा है, हमने सिर्फ 2 शब्द में अपनी भाषा में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, टॉल और ड्वार्फ, लेकिन वो तो है तो फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है, लेकिन डेटा फिर भी कैसा है, वो क्वालिटेटिव डेटा, ना कि, आई बात समझ में। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे, 2 हाइपोथेसिस हमको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम होता है जब भी हम कोई टेस्ट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं कि हमारे लिए नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होगी, नल हाइपोथेसिस मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज आनी चाहिए उसमें। तो हमने इसके लिए हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम की, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द अर्थवर्म पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल, कोई इस तरीके का स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सब जगह पे आप सैंपल कलेक्ट करो तो आपको मीन के आसपास ही क्या मिलेंगे, अर्थवर्म मिलेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई स्पेशल पॉपुलेशन कम है उनकी या कहीं ज्यादा है, तो हमने क्या बोल दिया, इनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के अराउंड। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, द अर्थवर्म पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं। अब देखो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया और साथ साथ क्या लिखा हुआ है, अर्थवर्म्स के नंबर दिए, ये आपका क्वेश्चन है, इतना ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डेटा। अब हम एक्सपेक्टेड कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई, ऑब्जर्व। जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिया हो, सिर्फ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हो, अब यहाँ पर आपको क्या इसको कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेट मीन, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मीन, किसका, इनका। कैसे निकालेंगे इसका मीन, आप ही निकाल के बताओगे आप मुझे कि हमारे पास 10 प्लॉट्स हैं और ये नंबर ऑफ अर्थवर्म इतने,
तो हम ये सबका सम करेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसमें क्या निकल जाएगा हमारा मीन। तो ये मीन क्या हुई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या हुई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब उससे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से माइनस करके फिर हम आगे का डेटा कैलकुलेट करें। तो पहला काम क्या करते हैं, करो कैलकुलेट करो कितना आता है बताओ मुझे। क्या है फॉर्मूला मीन के लिए, ये क्या हो गया आपका x हो गया। तो x बार कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या आप इसको बोलो हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये करो कैलकुलेशन करो बताओ मुझे समेशन के, इसको सम करो टोटल, यहाँ पर आ जाएगा आपका समेशन x आ जाएगा, इसको समेशन करो और डिवाइडेड बाय नंबर तो क्या है हमारे पास 10 ही है। x बार का कैलकुलेशन बताओ, कितना आया टोटल, नहीं समेशन x बताओ कितना आया 200, सबका आ रहा है 245 आया सबका। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 24.5, ये क्या निकल गया आपका मीन, और यही आपकी क्या है इस क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, काय स्क्वायर का। बढ़िया आगे, कोई डाउट यहां तक, चलो कोई नहीं आगे बढ़ो, वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा। अब हमको किसका कैलकुलेशन करना है, काय स्क्वायर। तो हमारा अगला टेबल क्या होना चाहिए, यहां पर आप लिख सकते हो ई और पूरी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। अब यहां पर अगला जो टेबल बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, ई, ये आपका क्या है जो हमारा मीन आया था इतना, ई इज इक्वल टू क्या था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सब में देखो उतना ही है। अब हमने अगला जो टेबल में कॉलम में क्या डाला है ओ माइनस ई, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 25 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 24.5, तो कितना आ गया, इस सब आप क्या कर लोगे माइनस कर लोगे, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा ओ माइनस ई निकल जाएगा। फिर आप क्या अगला कॉलम क्या फॉर्मूला देखो क्या है, स्क्वायर है, तो अगले इसमें हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। आ गया ओई का स्क्वायर, ये आप कर लेना, एक क्वेश्चन मुझे आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके लाया, ठीक है। ओई का आपने स्क्वायर कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट क्या करोगे, इसका सम करोगे, अब क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करें आप, अब यहाँ से तो आप कम से कम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे कैलकुलेशन क्या रहेगा हमारा, इसका समेशन करो ओ माइनस ई का स्क्वायर, समेशन करो इसका, क्योंकि का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। करो जल्दी करो, का स्क्वायर अब इसके बाद मैं इस टेबल के लिए किसी से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछूंगा, तो वो भी आप लोग पता करके रखो। इसको सम करो,
18 पॉइंट सबका आ रहा है 18.68 आया सबका, देखो 18.68। बेटा ये स्क्वायर किया हुआ ही है, ये ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है। हाँ तो इसको सम करना है, इसका थोड़ी स्क्वायर करना है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है हमारा। यहाँ पर देखो सोचो जरा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे माइनस साइन, तो माइनस को किस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस में। अब जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन प्लस में। तो 18 पॉइंट आया सबका, 18.68 आएगा सबका। तो अब ये हो जाएगा 18.68 डिवाइडेड बाय हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। आपने पूरा कैलकुलेट करके बताया कि सारे के सारा कैलकुलेशन। हाँ और डिवाइड कर दिया ई से, सिर्फ इसको सम किया है। ठीक है, अभी हमारा नीचे क्या है, जी से डिवाइड करो इसको, क्या आ जाएगा 24.5। कितना आ रहा है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो यहाँ पर, क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए। कितनी रोज दिख रही है, 1 2 3 4 10, क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 9। इस 9 से क्या पता चला हमको कि हमको 9th जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 9th नंबर का रो पढ़ना है। करो इसको शॉर्ट करो, यहाँ पर एक गलती हो रही बेटा, मुझे लग रहा है। आप अगले एक और कॉलम बनाओगे इसमें का स्क्वायर पर, इसमें आप डिवाइड भी तो करोगे। इसको आप क्या करोगे, ठीक है इसको डिवाइड कर, ठीक है बढ़े आगे। इसका कितना आया आंसर 0.76 है ना, मतलब ये का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.76। यहां तक आपको सिर्फ क्या निकालना था, बढ़े आगे, इसको बिठा दूं। का कैलकुलेशन कर लिया आपने, कितना आया था कैलकुलेशन, मुझे फिर से एक बार बता देना। अब हमको पढ़ना है क्या, हमारा वैल्यू क्या आया था बेटा 0.76। तो हम ये 9th नंबर का क्या पढ़ेंगे यहाँ से, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो यहाँ दिख रही है डी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है डी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या है 9। तो अब हमको जो और ये इसमें क्या लिखा हुआ है इस टेबल में, यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल मैंने आपको उसमें बताया था 0.05 का मतलब क्या हुआ बताओ, 95% सिग्निफिकेंस लेवल। वैसे ही 0.01 का मतलब क्या हुआ 99% सिग्निफिकेंस लेवल तक, और 0.001 तक क्या हुआ। तो जब भी हमारा जो काई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ, हमको यहाँ चेक करना है हमारा कितना आया वैल्यू अभी इसके पहले 0.6 में से कुछ आया, और वो सारी वैल्यू से कैसा है कम। 9 नंबर में देखो है ना सबसे कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंस लेवल जो हमारा कैसा है 99.9% जो सिग्निफिकेंस लेवल तक है उससे वैल्यू कैसी है, टेबल की वैल्यू कैसी है
ज़्यादा है। तो अब हम इसको नेक्स्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, और हम इसको अभी फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं कहाँ तक, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इतना। टेबल वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर देखो 21.66 सॉरी 16.919। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारी टेबल वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पर हम उसकी भी लिखेंगे, और हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। बताओ मुझे फिर से क्या क्या था, वैल्यूज में यहाँ पर इंटर करता हूँ। टेबल वैल्यू क्या थी, 16 पॉइंट, कंसीडर करो 16.9, ठीक है। द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 at the level of 0.05 level of significance is 16.9, which while obtained value of chi square is कितनी आई थी हमारी, 0.76 consider सर, ठीक है, which is much higher। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर की जगह क्या हो जाएगा, ये लोअर, ये वाली वैल्यू कैसे आ गई, कब, इसको क्या लिख देंगे हम, which is much lower than the table value, ठीक है। that show there is a significance। अब हम इसको फिर से जब अपने डेटा के हिसाब से क्या आ जाएगा, there is no significant difference between observed and expected frequency which indicate the population earthworm is randomly, या इसको बोल सकते हैं normally। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, randomly की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है। पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कैलकुलेशन में, ये इतनी वैल्यू नहीं आ रही, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है आपको, ठीक है। तो उसको फिर से एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, और जब ये वैल्यूज को किससे कंपेयर करोगे, इसी वैल्यू से। ये तो वैल्यू उतनी रहेगी क्योंकि टेबल में दी हुई है, तो जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है उसको कंपैरिजन करके आप अपना कंक्लूजन दोगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर अल्टीमेट मोटो क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू पता लगाना, और काई स्क्वायर की वैल्यू को किससे कंपेयर करना, टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करना। और उसकी वैल्यू कब हम मान्य होगी कि जब टेबल वैल्यू से काई स्क्वायर की वैल्यू कैसी आएगी, कम, तब आप बोलोगे कि जो डेटा है कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी, फर्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर इज, जब डिफरेंस रहेगा इसमें तब आप इसको इसी क्वेश्चन से समझ सकते हो, यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला आप लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ, 1574 टॉल एंड 554 ड्वार्फ प्लांट वेयर obtained, such as if the Mendelian ratio is 3:1 is suitable for or not, ठीक है। अब आप इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ली हुई है, अब आप इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अब इसमें मीन नहीं निकालना है, हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, अगर ये जो डेटा है मेंडेलियन रेशियो या मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है, तो हमारे पास जो डेटा है वो किसके हिसाब से आना चाहिए, 3:1, ऐसा होना चाहिए ना। तो अब आपको हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने, 1574, 1574 प्लांट है। तो अब ये जो सॉरी हाँ, हमारे पास टोटल प्लांट कितने, 2128, ये तो 1512, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। अब हमको ये जो 2128 प्लांट है, इसको 3:1 के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो कि मेंडेलियन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि इसमें अगर सपोज एग्जांपल करो कि 100 टोटल प्लांट होते, 100 मत रखो, ऐसे ना मुझे डिवाइड इजी। हाँ, सपोज कि 60 वाला एग्जांपल, 40 वाला एग्जांपल इजीली समझ में आएगा।
40 प्लांट्स होते तो हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि 30 प्लांट्स कैसे होते कॉल और 10 प्लांट्स कैसे होते। ये हमारा तब जाके हमारा 3:1 ये वाला फॉलो होगा। तो ये हमारी क्या होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पर कितने 40। तो वैसे ही कंसीडर करो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2128। अब इसको डिवाइड करना है किस रेशो में 3:1। कैसे करोगे करो डिवाइड करो। परसेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करो कि टोटल क्या हो जाता है 4 है। इसको ऐसे सिंपल तरीके से करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 1 क्या होगा इसका डिवाइडेड बाय 4 करो कितना आया 532. कितना आया 532. 532। अब 532 मल्टीप्लाई 3 करो सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगा के कितना आया 1596। अभी दोनों को सम करो कितना आता है सम करो ये दोनों का सम करो 2100 आ गया निकल गया। ये आपकी क्या हो गई एक्सपेक्टेड फील्ड। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो और ऐसा आपको फील्ड पे मिला। अब अगला कॉलम क्या बनाओगे इसमें आप ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी ऑब्जर्व ये कैसी हो गई एक्सपेक्टेड। अब आप क्या करोगे O माइनस ई निकालोगे और अगले कॉलम में क्या करोगे O माइनस ई का स्क्वायर करोगे और फिर उसको यहाँ पर क्या कर दोगे सम कर दोगे। करे बढ़िया आगे चलो स्टार्ट करो। इतना कैलकुलेशन करके रखो मैं 5 मिनट में ये टेबल पूरा बनाओ। ये टेबल बनाओ ये क्वेश्चन लिखो ये टेबल बनाओ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस सॉरी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर इतना करके रखो।
हाँ जी, बेटा यही तो लिखा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ तो देखो ना, अब पूरा ही सॉल्व कर दूं क्या मैं ये? ये देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड में क्या आएगा बताओ? ये रहेगा ना, ऑब्जर्व क्या है 1574 माइनस 1596, 554 माइनस 532 और बस इतना ही। कितना आया? माइनस 22 और इसका कितना आया? 22 प्लस 22। चल अब इसका क्या करना है हमको? ओ माइनस ई का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर करो 484 और 484, इसको सम करो, सॉरी अभी सम मत करो, इसका स्क्वायर निकाल दिया आपने। अब हमारा फॉर्मूला क्या है का स्क्वायर का? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने इसका स्क्वायर कर लिया तो इसको सम भी नहीं करना है, पहले इसमें क्या करना है? ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करो। इसको किससे डिवाइड करो? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, मतलब 484 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 1596। वैसे ही यहाँ पर क्या है? 484 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 532। करो इसको, कैलकुलेट करो, कितना आ गया? 0.3, यहाँ पर लिखिए 0.3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.9। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सम, इसका समेशन ही लिखना है। सम करो इसको 0.3 और 1.2, तो का स्क्वायर की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2। अभी आया समझ में? अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? अब हमको टेबल पढ़ना है, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? हमारे पास कितनी रोज है? 2 -1, कॉलम कितने? 2 -1, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 × 1 मतलब 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारे लिए? 1। अब हम इसके बेसिस पे हमको क्या क्या पढ़ना है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल पढ़ना है, कहां पर? 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और फिर हमको अपना कंक्लूजन देना है। बढ़े आगे, फिर से एक बार टेबल पर साइड पे चलते हैं। ये हो गया सबका? नहीं भी हुआ है, वीडियो में सेव है, डोंट वरी। टेबल पढ़ो एक बार फिर से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां पर पढ़ना है हमको? 1। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? 1। और वैल्यू क्या आई थी का स्क्वायर की? 1.2। और हमारे पास 0.05 लेवल पे क्या है वैल्यू? नोट करो ये दोनों वैल्यू, 3.841। ये किसकी वैल्यू है? टेबल वैल्यू। और हमारी वैल्यू क्या है का स्क्वायर की? 1.1। अपनी वैल्यू कम है और टेबल वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए हाइपोथेसिस फ्रेम किया हमने
null hypothesis is the observed phenotypic ratio follows the expected Mendelian ratio. मतलब there is no significant difference between Mendelian ratio and जो observed phenotypes हैं उसमें, ठीक है। तो null hypothesis ये है फ्रेम की हमने, the observed phenotypic ratio does not follow expected Mendelian ratio। जब हमारी hypothesis accept की होगी तो हमारी दूसरी alternative hypothesis हम accept करेंगे। अब इसमें क्या किया हमने, अब देखो हमारी टेबल वैल्यू कैसी है, टेबल वैल्यू क्या है, 3.3 ज्यादा है, और एज कंपेयर हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, कम। तो हमारा क्या है, जब हमारी टेबल वैल्यूज कैसी होती है, कम, तो हमारी टेबल वैल्यू कम होती है तो हमारी कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस। तो हम ये यहाँ पर ये बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड काई स्क्वायर वैल्यू, दैट मींस द डेटा फॉलो मेंडेलियन रेशियो। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग थी, लेकिन जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो भी अलग थी, फिर भी हम उस डेटा के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर क्रॉस कराया था किसको फॉलो करता है, किस प्रिंसिपल पे है वर्क करता है, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बोल सकते हैं अपन। ये हमारा सोल्यूशन हुआ किसका, दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, मेजर as an alternative test to find significant difference between two or more proportion। दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अब ये डेटा है टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू बायनोमियल सैंपल। अब हमारे पास अगर दो सैंपल्स हैं, कौन से, टॉल डॉर्फ, इसके बीच में आपने कंपैरिजन कर लिया। इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होती तो, जैसे अगर हम फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें, यही क्वेश्चन अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पे आता तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी तीन हो जाते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, तो तीन कैटेगरी बन गई अपनी। तो अब ये जो सैंपल है अपना कैसा हो गया, ट्राइनोमियल सैंपल हो गया, मतलब एक से दो से ज़्यादा उसमें क्या दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या, मतलब दो से ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसीज दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू कंपेयर। आप इसमें हाँ, उसमें क्या होता, एक लाइन बढ़ जाती, नीचे की एक रो बढ़ जाती, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी चेंज हो जाता। अब हमने 1 आया था, लेकिन अब वहाँ पर हमारे पास रोज बढ़ जाती, तो रो कितनी हो जाती, 3 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या हो जाता, 2। तो आपको टेबल में कहाँ पर पढ़ना पड़ता, 2। तो आप कितने भी एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर लो, तो इसमें जो टेबल वैल्यूज़ जो दी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके बेसिस पे हम बाइनोमियल ट्राई या मल्टीनोमियल सैंपल्स की के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसको, काई स्क्वायर टेस्ट को। नेक्स्ट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू इवेंट इन अ बाइनोमियल और मल्टीनोमियल सैंपल। दो के बीच में एसोसिएशन, कि क्या मेंडेलियन रेशियो को फॉलो कर रहा है या नहीं है, या मेंडेलियन रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें मेंडेलियन रेशियो से एसोसिएशन है या नहीं, ये हमने फाइंड आउट किया। एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये हमेशा याद रखना, ये लाइन थोड़ा सा इसको लर्न करके रखना, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब इसका मतलब समझो, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, तो बेसिकली इसको मेंडेलियन सीधी समझते हैं हम लोग, मेंडेलियन रेशियो से हम जब बात करते हैं किसकी, किसी मॉडल की, तो जो 3:1 मेंडेलियन रेशियो का जो एक, वो भी एक प्रकार का मॉडल है, तो उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फिट हो रही है कि नहीं। जैसे 3:1 है, 2:1 है, तो इस जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसके अंदर फिट हो रही है कि नहीं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट, कि कोई मॉडल कितना अप्रोप्रिएटली वर्क कर रहा है। मेंडेलियन जेनेटिक्स एक प्रकार का मॉडल है, अब उसके अंदर जब आप फील्ड पे ऑब्जर्वेशन करते हो, तो ये ऑब्जर्वेशन उस मेंडेलियन प्रिंसिपल पे के ऊपर फिट होता है कि नहीं, ये पता लगाना। ये जो चीज़ पता लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट, और ये काई स्क्वायर टेस्ट उसी प्रकार का एक टेस्ट है। बढ़े आगे, तो तीनों आपको इसके एप्लीकेशन समझ में आए। तो उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, तो हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की, कुछ अच्छाई की बात करेंगे, तो कुछ लास्ट में उसको बुराई से कंप्लीट करेंगे। द काई स्क्वायर टेस्ट डज नॉट गिव एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ये जरूर बताएगा कि रिलेशनशिप कितना है, सॉरी रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन कितना है ये नहीं बता पाता। इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे, कि जब हमको उस स्ट्रेंथ को मेजर करना है कि दो इवेंट या दो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कितनी ज़्यादा एसोसिएटेड है,
तो एसोसिएटेड को मापने के लिए क्या होगी, कोई एक यूनिट होगी और वो यूनिट किस में आ जाएगी, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि दो चीज़ों में या दो इवेंट में, जैसे मान के चलो किसी ड्रग को हम दे रहे हैं, किसी दवाई को दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कैंसर पे या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, ये जरूर बता देगा, लेकिन कितना रिलेशनशिप है ये बताने के लिए हम आपको कोरिलेशन रिग्रेशन जब हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद में। नेक्स्ट है द chi-square टेस्ट इज सेंसिटिव टू सैंपल साइज। जितने ज़्यादा सैंपल साइज होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या मतलब इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय सैंपल साइज, ठीक है। द chi-square टेस्ट इज आल्सो सेंसिटिव टू स्मॉल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा, chi-square टेस्ट, और इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द सैंपल आर रिलेटेड और मैच। बहुत ज़्यादा सिमिलर सीक्वेंस सैंपल्स के ऊपर भी chi-square टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये थी डिमेरिट्स किसकी, chi-square टेस्ट की। लेकिन आप याद रखो इसे बेसिकली इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, एज अ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एज अ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन और गुडनेस ऑफ फिट के रूप में इसको पढ़ा जाता है chi-square टेस्ट। ये खत्म हुआ आपका क्या, chi-square टेस्ट। वीडियो क्लास भी रिकॉर्ड हो गई है, पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा इसकी chi-square टेस्ट की। और आपका डाउट क्लियर हुआ था लास्ट क्लास का, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे बटरफ्लाई, हम मान के चलो कि 4 कलर की बटरफ्लाई है, कौन सी, ब्लू, ग्रीन, रेड और जो भी एक 4 कलर वाइट, ऐसे, ठीक है। तो जब आप बात करोगे इस कैंपस के अंदर, तो आप बात करोगे कि ऐसे बोलोगे कि पहले से कि यहाँ पर वाइट कलर की बटरफ्लाई ज़्यादा है या रेड कलर की बटरफ्लाई ज़्यादा है। आप तो सिंपल, आप जब तैयार शुरू में करोगे तो आप बोलोगे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर 4 कलर की बटरफ्लाई है और आपने 100 बटरफ्लाई के सैंपल लिए, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि 25 लाल होगी, 25 सफ़ेद होगी, 25 ब्लू होगी और 25 कोई भी अदर कलर जो भी है, ऐसे 1:1:1, मतलब सबका जो सैंपल साइज है वो सबका कैसा होगा, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब आपको इसको पता लगाना है, ये आपकी हाइपोथेसिस थी कि आपने दे दिया कि यहाँ पर 4 कलर ऑफ बटरफ्लाइज की जो नंबर्स है वो कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपकी हाइपोथेसिस थी। लेकिन जब आप फील्ड पे जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा कि फील्ड पे आप देखोगे कि ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उसके सबके इंडिविजुअल नंबर आप क्या करोगे, काउंट करोगे। आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 25-25 आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि जो ग्रीन कलर की जो बटरफ्लाई है उसके जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, 50 के ऊपर जा रहे हैं। कुछ बटरफ्लाई जो है बहुत रेयर है, ब्लू कलर की जो बटरफ्लाई है उसके नंबर्स कैसे कम है ना। तो आपकी हाइपोथेसिस थी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, जब आप फाइनल जब आप chi-square टेस्ट उस पर परफॉर्म करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें आपको किसी में पैटर्न दिखने को मिलेगा कि किस तरीके की बटरफ्लाई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। समझ पा रहे इस चीज़ को। तो ऐसे हम ये कोई भी टेस्ट लगाते हैं और chi-square टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे,